अ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने ये पहला वाला लेक्चर देख लिया होगा एसए का। ठीक है, ये लेक्चर 1 जो यूट्यूब पे अपलोडेड है और जो मैंने कल इसका लिंक शेयर किया था। तो एक बेसिक रिकैप मैं इसका दे देता हूँ, है ना। लाइक पहले क्लास में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी एसए के बारे में। विल हैव अ ब्रीफ डिस्कशन राइट नाउ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, है ना। विल डिस्कस एंड ब्रेनस्टॉर्म वन एसे, है ना, वन टॉपर कॉपी, नॉट टॉपर कॉपी, वन गुड कॉपी ऑफ 69th बीपीएससी। वो भी इसलिए मैंने चूज किया है क्योंकि देर आर लॉट ऑफ एसए कॉपीज जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है ना, बहुत हाई है। 68 में चूंकि फिलोसफिकल एसेज ज्यादा थे, तो जो भी ज्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनके फिलोसफिकल एसेज हैं। सो आई हैव अवॉइडेड दैट पर्टिकुलर फिलोसफिकल एसे एट दिस स्टेज बिकॉज आप लोग में से बहुत लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो, है ना। यू विल बी राइटिंग फर्स्ट टाइम, कंटेंट प्रिपेयर्ड नहीं है या उस लेवल का नॉलेज बेस इस समय नहीं अवेलेबल है। सो हमने डिसाइड किया है कि वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक, है ना, वेरी बेसिक सिंपल एसे, है ना। आई हैव चूजन अ 69th मेंस कॉपी, है ना। दिस कॉपी इज लाइक वेरी गुड कॉपी। ही इज माय मेंटरशिप स्टूडेंट, 69 बीपीएससी का मेंटरशिप स्टूडेंट है। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ही विल गेट रैंक दिस टाइम। सो बहुत ही सिंपल सा ऐसे है, लिखने का तरीका भी बहुत सिंपल है बट इफेक्टिव है। जो हमने पहले क्लास में बात की थी आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग में, है ना, एलिमेंट्स ऑफ अ गुड ऐसे। तो ये सारे एलिमेंट्स आई विल शो यू, है ना, आई विल शो यू इन दिस ऐसे। एंड यू कैन ट्राई टू राइट योर एसेज, है ना, जो हम अभी असाइनमेंट लेंगे इसके बाद, है ना। दिस देयर विल बी एन असाइनमेंट जिसमें दो दो क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू, टू टॉपिक्स, एंड यू हैव टू सिंपली ब्रेनस्टॉर्म। बस इन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, इंट्रोडक्शन को लिखना है और डायमेंशंस जनरेट करने हैं आपको अपने नॉलेज बेस से। सबका अपना अपना अलग अलग नॉलेज बेस है, कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है, कोई हिंदी मीडियम है ना। एवरी वन कैन राइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज सिस्टम। सो इसमें कुछ भी लाइक किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना हाई लेवल की चीज है या ये कंसेप्ट तो मुझे पता ही नहीं। आपको जो भी पता है ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको जो भी पता होगा आप इसको ब्रेनस्टॉर्म करोगे एंड देन यू विल सबमिट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, है ना। ये जो 4 पेजेस हैं इनमें आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे एंड देन यू विल मेल दिस टू मी, है ना। एंड देन वी विल हैव अ सेशन, संडे को वी विल हैव अ सेशन जिसमें हम लोग कंप्लीट ब्रेनस्टॉर्मिंग वापस से करेंगे ना। वो इंटरैक्टिव सेशन होगा जहां आप लोग खुद के पॉइंट्स बताओगे, अच्छा हाँ मैं ये ऐसे इसमें इंट्रोडक्शन में ये लिख सकती थी या ये लिख सकता था, डायमेंशंस में हम कैसे कैसे अप्रोच कर सकते थे। तो वी विल हैव अ कलेक्टिव डिस्कशन। तो लाइक योर माइंड विल स्टार्ट गेटिंग ओपन, है ना। तो आपका दिमाग भी धीरे 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 क्या होगा, खुलना शुरू होगा कि हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, हाउ टू जनरेट आइडियाज, हाउ टू जनरेट पॉइंट्स, है ना, हाउ टू जनरेट एग्जाम्पल्स। सब चीज आपकी पढ़ी हुई सुनी हुई चीजें होंगी, लेकिन वंस वील स्टार्ट डिस्कसिंग स्लोली यू विल गेट इनटू दैट पर्टिकुलर मोड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड राइटिंग पार्ट। सो इसमें जिसका भी फर्स्ट टाइम है, हिंदी मीडियम है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल से तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेकार लिखने से स्टार्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम, बट वील स्टार्ट विद समथिंग एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। एंड सबका इंडिविजुअल लेवल पे जो भी परफॉर्मेंस होगा या जिसका जो भी स्ट्रेंथ वीकनेस होगा, है ना, विल सी दैट पर्सनली, है ना। जो आप ऐसे लिखोगे विल सी दैट पर्सनली इन द अपकमिंग सेशंस। तो बेसिकली आज के सेशन का ये छोटा सा एजेंडा है ना। इसमें आई होप सबने ये वीडियो देख लिया होगा, है ना। पर्पस, इंपॉर्टेंस, पैटर्न, सिलेबस, डिकोड, एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एसे। तो हम सीधे एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एसे और स्टेप्स एंड अप्रोच पे एक बार वापस से नजर दौड़ा लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की है, आपने नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे है ना। एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एसे हम वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या बताया था, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, टेंसेज, एक्टिव, पैसिव, इन सब का प्रॉपर यूज होना चाहिए। सब चीज मैं दिखाऊंगा अभी, है ना, लाइक इन दिस पर्टिकुलर ऐसे। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बिगिनर होते हैं, है ना, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चरिंग पार्ट। कैसे अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना है ना। आइडियाज आपके लॉजिकल तरीके से होने चाहिए, है ना, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से फ्लो होना चाहिए आंसर या ऐसे। सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होनी चाहिए, लेजिबल हैंडराइटिंग होना चाहिए। पैराग्राफ जो होने चाहिए आपके नीटली पैराग्राफ होने चाहिए, ऐसा नहीं कि लाइक पूरा पेज ही लग रहा है कि एक ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है। लैंग्वेज आपकी इजी होनी चाहिए, समझ समझ लाइक इट इट शुड बी वेरी क्लियर, कंसाइज, टू द पॉइंट। जार्गन्स का यूज नहीं करेंगे, है ना, कोई भारी भारी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, है ना, जैसे न्यूज़पेपर्स में यूज होते हैं। सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए
कीवर्ड्स अंडरलाइंड होने चाहिए, सब हेड्स अगर पॉसिबल हो तो वी कैन गिव सब हेड्स ऑल्सो, ठीक है। तो दीज फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ योर एसे। क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज को बता रहे हो, लेट्स से कि अभी हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक ऐसे डिस्कस करेंगे, है ना, अगर आप एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स बता रहे हो तो यू कैन लिस्ट डाउन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इन अ सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस कैसे हो सकता है कि आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो किसी भी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को, आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो, एक टाइमलाइन अप्रोच, एक टाइमलाइन या साइक्लिक अप्रोच बनाओ। सबसे पहले क्या बात आती है, इनपुट, है ना। इनपुट, इनपुट में क्या होता है, सीड, लैंड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ठीक है। देन यू कम टू द आउटपुट पार्ट, है ना। आउटपुट पार्ट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ना, मार्केटिंग के इश्यूज हैं, ठीक है, स्टोरेज के इश्यूज हैं, वेयर हाउसिंग के इश्यूज हैं, ठीक है। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट मींस यू हैव टू मूव योर एसे और योर आर्ग्यूमेंट्स इन अ लॉजिकल फैशन। एम्बिग्युअस नहीं होना चाहिए कि आपने ऊपर एक आर्ग्यूमेंट दिया लेकिन उसी आर्ग्यूमेंट को आप नीचे निगेट कर दे रहे हो, है ना, उस आर्ग्यूमेंट को आप झुटला दे रहे हो नीचे, because there is no practice, है ना, otherwise you won't be doing that. So clarity of thought is very important. कंटेंट रिच होना चाहिए, ठीक है, आपका एसे जो है वो कंटेंट रिच होना चाहिए। उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, डाटा, रिपोर्ट, कोट्स, एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज, है ना। सो दीज आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एसे। सो अगर आप इन सब एलिमेंट्स को ध्यान में रखोगे, इन सब कीवर्ड्स को ध्यान में रखोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर एसेज, आई कैन गारंटी यू कि धीरे धीरे 2 4 5 10 एस्से लिखने के बाद आपकी आपके एस्से में ये सारी क्वालिटीज अपने आप आने लग जाएंगी, है ना, विद माय गाइडेंस। सो बेसिकली एलिमेंट ऑफ अ गुड एस्से वी हैव सीन दिस। अब ये जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्ट है ना, वी विल डिस्कस दिस अगेन। सो जो नए स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो पहली बार लिखेंगे, दे मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा एस्से का, दैट विल कंस्टिट्यूट नियरली 20%। जो आपका पूरा एस्से है, लेट से आप 10 पेज का एस्से लिख रहे हो, ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 पेज मिलता है, अभी हम लोग देखेंगे वापस से ना, एक्चुअल एक्चुअल कॉपी ही देख लेंगे, ठीक। 10 पेज मिला तो वी विल ट्राई टू राइट द इंट्रोडक्शन इनटू 1.5 to 2 लाइक पेजेस। सो मैक्सिमम 2 पेज में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए। 60% बॉडी पार्ट होगा जिसमें आप अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करोगे ना, देर देर विल बी 4 to 5 डायमेंशंस विच यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर इन योर बॉडी पार्ट। सो 60% जो स्पेस होगा आपका, दैट शुड गो टू योर बॉडी पार्ट, है ना, जहां आप अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे, है ना, विल सी दैट। सो 60% स्पेस गोज टू योर बॉडी पार्ट एंड 20% पार्ट टू द कंक्लूजन। अगेन 1.5 से 2 पन्ना आपका कंक्लूजन पार्ट होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारी कॉपीज इवेलुएट की थी, ठीक है, उसमें मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी कि जो कंक्लूजन लिखते हो आप लोग, जैसे ये ऐसे जो मैं अभी दिखाऊंगा, इसमें भी दिखाऊंगा कि कंक्लूजन थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। इट कैन बी अ लिटिल बिगर, है ना, बिकॉज इट्स नॉट अ जीएस आंसर। जीएस आंसर में क्या होता है कि आप 5 6 लाइन, अगर अगर 38 मार्कर है तो आप 5 6 लाइन का इंट्रोडक्शन, सॉरी, कंक्लूजन आप लिखते हो। सो ऐसे में हम वो काम नहीं करेंगे कि जस्ट समराइज कर दिया और लाइक फिनिश कर दिया। So in essay, you have to build on the conclusion and make it up to one page, 1.5 page, है ना। So conclusion again 20%. So this is very clear. अभी तक ये क्लियर हो चुका है स्ट्रक्चर वाला पार्ट। नाउ स्टेप्स एंड अप्रोच में हमने सबसे पहले क्या बताया था कि आपको एक टॉपिक चूज करना है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, है ना, जो आप लाइक वेर यू कैन रिकलेक्ट सम डाटा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, डायमेंशंस, है ना। आई हैव मेंशन्ड ऑल दिस। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, विच वन डू यू नो बेस्ट। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, है ना, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। एंड क्राइटेरिया क्या होगा उसका, जो भी आपको बेस्ट आता हो, है ना, जिसमें भी आप डायमेंशंस जनरेट कर पा रहे हो, है ना, कोट्स आपको पता हो, डाटा पता हो, फैक्ट पता हो, और या एनेक्डोट आपको पता हो, है ना। यू हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड ऑन योर कंफर्ट लेवल, नॉट बेस्ड ऑन द पॉपुलर डिमांड, ठीक है। क्या आप उस टॉपिक पे 800 वर्ड के आसपास लिख सकते हो, ठीक है, ये भी एक क्राइटेरिया है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अब किसी का इंटरेस्ट अगर एग्रीकल्चर में है, ठीक है, या एग्रीकल्चर उसने अच्छे से पढ़ा है, या वुमन एम्पावरमेंट में अच्छा लाइक कंटेंट है उसके पास, या अच्छा नॉलेज बेस है, सो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अदरवाइज you must leave that particular topic and select some other topic. So basically criteria is very simple. तो दिस विल ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपका नॉलेज गेन होगा, एंड देन यू विल बी बेटर एट डिसाइडिंग कि ये कौन सा मेरे लिए बेहतर टॉपिक है।
सो दिस पार्ट इज क्लियर। स्टेप एंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर प्लान था, है ना, दिस इज द सेकंड लेक्चर, इसमें हम क्या करेंगे, विल ब्रेनस्टॉर्म, है ना, विल ब्रेनस्टॉर्म विद लाइव एग्जांपल एंड देयर विल बी एन असाइनमेंट होमवर्क फॉर यू। ठीक है। सो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पार्ट के लिए वी हैव सिलेक्टेड अ 69th बीपीएससी मेंस unevaluated copy, है ना, and this is the copy of one of my students who has written mains. So I believe that he will be clearing mains this time and he might also get a good rank. So we'll start with this particular essay. ठीक है, एक essay मैंने लिया है इसका, सेक्शन 1, है ना, सेक्शन 1 69 बीपीएससी का अगर आप मेंस का पेपर देखोगे उसका ये सेक्शन 1 है। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। ही हैज चूजन टू राइट इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल सिस्टम्स कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही हैज रिटन द एसे। सो दोज हु आर अटेंडिंग द सेशन, अभी जो लाइव है ना, उनको एग्रीकल्चर के बारे में अभी तक कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा, बिकॉज यू हैव रेड इकोनॉमिक्स, यू हैव रेड एनसीईआरटीज. So basically you must be having some idea about the agriculture and the rural economy of our country. So I have chosen this topic intentionally so that you all can better relate to this particular topic, and you must be having some of your own ideas, some of your own points regarding this particular topic. Once we'll discuss this particular copy and when we'll move to this assignment part, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर 10-15 मिनट विल ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म आल्सो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एसे कॉपी डिस्कशन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आती है ना. वी टोल्ड कि इंट्रोडक्शन लिखना है कितना, लेट्स से 20% ऑफ द स्पेस, है ना. स्पेस मैं सारी चीजें आपको हाईलाइट करता जाऊंगा ना. यू जस्ट हैव, आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ ऑल्सो so that you can look at this particular PDF after the session also. Now, after the session also, you just go through this and you will be able to recall a lot of things. So, introduction में क्या लिखना है, ठीक है. Introduction can be written in multiple ways, है ना, multiple ways. बहुत सारे तरीके हैं, मैंने यहाँ पांच छह तरीके बताए जो कि आपके लेवल, अभी जो बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं उनके लेवल पे ये चीजें की जा सकती हैं ना. वरना मेरे पास 15 और तरीके हैं इंट्रोडक्शन बताने के, बट आई हैव जस्ट like consolidated 4 to 5 points जो सब लोग कर सकते हैं, है ना. डिफाइनिंग द कीवर्ड, सबसे इजी काम क्या होता है कि जो कीवर्ड दिया हुआ है टॉपिक में उसके डेफिनेशन से शुरू कर दें. सबसे बेसिक आइडिया यही है ना. दूसरा क्या है, किसी करंट अफेयर्स बेस्ड कंटेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं हम, है ना. लेट्स से कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं अभी. सो अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो वी कैन से कि क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है अभी, है ना. इज देयर सम एडवर्स इफेक्ट, how is the agricultural productivity being impacted by the climate change and global warming overall. There are lot of reports जो आप रीड करते हो करंट अफेयर्स में, मैगजीन्स में, lot of reports कम, उससे कोई डाटा फैक्ट हम उठा सकते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड. ओके, सो वी कैन स्टार्ट विद सम करंट अफेयर्स बेस्ड एग्जाम्पल या केस स्टडी. कोटेशन बेस्ड, ओके. सो कोटेशन बेस्ड में अगेन अभी दिस पर्टिकुलर एसे ही हैज स्टार्टेड विद अ कोटेशन. सो again let's see कि क्या quotation है. everyone everyone understood this particular topic. Improving the agricultural system can support the rural economy of the nation. So topic क्या कह रहा है कि अगर हम एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को अपने इंप्रूव करेंगे, है ना, तो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट होगा. बहुत सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, बहुत इजी है समझने के लिए कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर के सिस्टम्स को, सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर का सिस्टम क्या होता है, इट्स अ होल गैमेट ऑफ प्रोसेसेस, है ना. सिस्टम क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस, है ना. इनपुट से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोसेसेस है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड प्रोसेसेस है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोसेस है एग्रीकल्चर में. सो हर एक प्रोसेस को अगर हम इंप्रूव करें सो हम अपने रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से. सो दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ द एसे. सो ही हैज स्टार्टेड विद अ कोट, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट द एग्रीकल्चर. किसने कहा था? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, वेरी गुड. सब कुछ रुक सकता है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं रुक सकता. तो अगर आप देखो ये जो कोट लिखा है इसने, इट इज रेलेवेंट. इज इट रेलेवेंट? थोड़ा बहुत भी रेलेवेंट है. वी कैन से कि अगर हमको एग्रीकल्चर डेवलप करने की बात करनी है तो वी कैन से कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है. एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस ये पर्टिकुलर कोट बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा है. एवरीथिंग कैन वेट, सब कुछ रुक सकता है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं रुक सकता, क्योंकि हमको उसको इंप्रूव करना होगा. फूड सिक्योरिटी डिपेंडेंट है हमारी, एंड आर
131 बिलियन पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन दिस, है ना, जो हमारी पॉपुलेशन है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। सो दिस पर्टिकुलर कोट बेस्ट सूट्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं, है ना, मोस्ट प्रोबेबली जो गलतियां होती हैं कि आपको बोल दिया जाता है कि कोड से इंट्रोडक्शन कर दो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कोड से इंट्रोडक्शन कब करना है। ठीक है, मैं कहूं कि यहां पर एक पहले से कोट दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में पहले से कोट दिया हुआ है, लेट्स से कि अगर यही कोट होता, ठीक है, अगर क्वेश्चन ही यही होता, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट द एग्रीकल्चर, ठीक है, अगर यही मेरा क्वेश्चन होता एसए का, सो आप मुझे बताओ कि एक कोट के बदले आप वापस से कोट से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, विल दैट बी अ गुड आइडिया? आई थिंक इट विल मेक योर एसए इंट्रोडक्शन मोर कॉम्प्लिकेटेड, है ना। एक कोट को आप वापस से एक कोट से स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग आइडिया, है ना। अगर आपके पास सिंपल सा कोई स्टेटमेंट है ना, यू कैन स्टार्ट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विद अ कोट, है ना, ताकि आप उसको और सिंप्लीफाई कर पाओ या उसका कंटेक्स्ट सेट कर पाओ, है ना। सो ठीक, तो आइडिया क्या है कोट लिखने का, कि वी शुड सिंप्लीफाई द गिवन टॉपिक, है ना, सिंप्लीफाई द गिवन टॉपिक। ग्रेट। सो इंट्रोडक्शन वाली बात हो गई यहां पर। अब इंट्रोडक्शन में जरा सा दो चीज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? इट शुड हुक द एग्जामिनर, इट शुड बी हुकिंग, हुकिंग मीन्स इट शुड पुल, इट शुड ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर का अटेंशन है, जैसे ही वो आपका इंट्रोडक्शन का पहला लाइन या पहला पैराग्राफ पढ़े, उसको एक हुकिंग लाइन मिलनी चाहिए, उसको एक ग्रैबिंग अटेंशन मिलना चाहिए, ठीक है, कि आपके एसे को वो आगे भी पढ़े। गेटिंग माई पॉइंट? सो मैंने जैसे ही ये पढ़ा तो मेरे को लगा कि ओके, लेट मी रीड फर्दर, है ना, लेट मी, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, लेट मी सी व्हाट ही हैज रिटन। सो he has written the introduction, okay, in the form of quote. Ab you have to explain this quote also briefly. He has written this statement of the first prime minister of India, please note, first prime minister of India, comes in the context of nature of Indian economy, which was dominated by agriculture in the beginning. So very clearly इसने क्या लिखा कि ये जो ऊपर कोट दिया हुआ है, ये जो ऊपर स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, पहले प्राइम मिनिस्टर का हमारे, वो किस कंटेक्स्ट में दिया गया था? इन द नेचर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वाज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर इन द बिगिनिंग। इवन टुडे, आज के समय में भी 68% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, रूरल, ठीक है, वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। अब आप इस चीज को देखो, ये कोट तो लिख दिया, चलो कोट लिख दिया, कोट के बाद की जो कहानी है ना, कोट का जो कंटेक्स्ट है, वो भी इसने कितने अच्छे से समझाया है, और इस चीज को लिंक कर दिया है किससे? एग्रीकल्चर से और रूरल इकोनॉमी से। सो अगेन, ये जो पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन है, कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, ये क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट द एसेंस और थीम ऑफ द टॉपिक। तो इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन को आप कैसा बताओगे? इज इट अ हुकिंग इंट्रोडक्शन और नॉट? ऑब्वियसली ये इंट्रोडक्शन हुक कर रहा है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, कोट इज रेलेवेंट, ठीक है, उसके बाद जो कोट का एक्सप्लेनेशन है वो भी थीम पे ही डिपेंडेंट है ना, इट इज एक्सप्लेनिंग द एसेंस ऑफ द टॉपिक। एसेंस क्या है? एग्रीकल्चर और रूरल अपना विलेज इकोनॉमी। सो इट ही हैज गिवन सम फैक्ट्स, है ना, देखो फैक्ट्स भी है, एक कंटेक्स्ट भी है, एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी है कि ये जब हम आजाद हुए थे तो हमारी एग्रीकल्चर मोर देन 50% डिपेंडेंट थी, लाइक जीडीपी केम फ्रॉम एग्रीकल्चर, बट स्टिल वी हैव 68% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विच लिव्स इन विलेजेस वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को समझ के या पढ़ के मुझे ये क्लियर हो गया कि इस थीम पे ही ये लिखा गया है ना, थीम से डेविएट नहीं हुआ है। आई रीड फर्दर, ठीक है। अब ये यहां पर इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कितना हो गया? लगभग आधा पेज लिखा है, बट स्टिल इट कैन बी इंप्रूव्ड, है ना, यहां पर कुछ और डाटा फैक्ट हम लोग डाल सकते थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और एग्रीकल्चर और लाइक रूरल इकोनॉमी का इंटरलिंकेज शो कर सकते थे, ठीक है। बट दिस इज अ फेयर इनफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, इन एक्चुअल एग्जाम कंडीशन दिस इज अ डिसेंट इंट्रोडक्शन। अब बात आई कि बॉडी, ठीक है, इंट्रोडक्शन का काम खत्म, बॉडी की बात आती है। बॉडी में हमको क्या करना है? बेसिकली जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ें, कोई भी टॉपिक को पढ़ें, है ना, वी मस्ट ट्राई टू फॉर्म इंपॉर्टेंट डायमेंशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब डायमेंशंस कैसे जनरेट करेंगे?
डायमेंशंस कैसे जनरेट करेंगे, लेट्स रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक अगेन। इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ठीक है, टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं इसने क्या क्या डायमेंशन जनरेट किए हैं। ठीक है, इन दिस ऐसे वी वुड फर्स्ट, है ना, अंडरस्टैंड द रूरल इकोनॉमी एंड द प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इंप्रूव एग्रीकल्चर सिस्टम इंप्रूव करेंगे तो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट होगा। तो पहले ये तो समझने की जरूरत है, या पहले हमको ये तो एनालाइज करने की जरूरत है कि रूरल इकोनॉमी के चैलेंजेस क्या हैं, या रूरल इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसने क्या उठाया कि फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी है क्या, रूरल इकोनॉमी के कंपोनेंट्स क्या है, रूरल इकोनॉमी में क्या क्या, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स आर डन इन द रूरल इकोनॉमी, है ना, और उसके प्रॉब्लम्स क्या है। सो सबसे पहली बात, एक डायमेंशन क्रिएट हुआ। देन वी वुड, और देन वी, ये क्या लिखा है, देन, हाँ, देन वी वुड डिस्कस द मेजर्स फॉर एग्रीकल्चरल सिस्टम टू इंप्रूव द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, अब जब मुझे को प्रॉब्लम बता दिया मैंने, है ना, आई हैव टोल्ड द प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी, देन वी वुड डिस्कस द मेजर्स फॉर एग्रीकल्चरल सिस्टम। सो जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं, है ना, जो मैंने बताया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, है ना, सीड से रिलेटेड हो गया, मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, देयर आर लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम, यू कैन डिवाइड एग्रीकल्चर इनटू लॉट ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, सो what measures for agriculture system can be employed to improve the rural economy। so दूसरा डायमेंशन इसने ये बता दिया। ठीक है, कि मैं ये दूसरा डायमेंशन बताऊंगा। तीसरा डायमेंशन, फुल स्टॉप, देन वी वुड कंक्लूड, है ना। अब इसने तीन ही डायमेंशंस लिखे हैं, बट हर डायमेंशन के अंदर ही हैज गिवन 3 to 4 पॉइंट्स, सो विल सी दैट आल्सो, है ना। देन वी वुड कंक्लूड एस्टैब्लिशिंग द ऑर्गेनिक लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। सो फाइनली he will interlink that rural economy with the एग्रीकल्चर। ठीक है, सो कि एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी का ऑर्गेनिक क्या लिंक है ना, इट्स वेरी ऑर्गेनिक। अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमको एग्रीकल्चर की बात करनी ही पड़ेगी, है ना। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम रूरल इकोनॉमी की बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऊपर हमने देखा 68% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन इट। एंड अगर हम और भी बहुत सारे फैक्ट्स देना चाहें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का, लाइक मोर देन 80% ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना। देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर विच यू कैन कोट इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, सो बेसिकली बॉडी पार्ट का स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से, इंट्रोडक्शन के एंड से। बॉडी पार्ट जैसे ही स्टार्ट करेंगे, विल, बहुत सारे तरीके हैं, मैं बहुत सिंपल पहला तरीका सिखा रहा हूं कि हम सीधे सीधे पहले ब्रेनस्टॉर्म करके अपना रखेंगे एक रफ पेज में, एंड देन यहां पर हम सीधे सीधे लिख देंगे इन दिस एसे, या इन द फॉलोइंग एसे वी विल बी डिस्कसिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जितने भी डायमेंशंस आप जनरेट कर पा रहे हो किसी टॉपिक में, आप उनको क्लियरली यहां मेंशन कर दोगे, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप आगे क्या लिखने वाले हो। ठीक है, ताकि वो आगे आपके आंसर्स को रीड करने के लिए, लाइक ही शुड गेट मोटिवेटेड, है ना, कि ही शुड रीड योर एसे फर्दर। ठीक है, अब यहां तक मैंने पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, इस स्टूडेंट को, ही नोज डिसेंट, है ना, ही नोज डिसेंट, ही कैन राइट वेरी क्लियरली, है ना, वेरी लेजिबली, है ना, लेजिबल भी है, देखो दिख रहा है सब, लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज क्लियर है, पैराग्राफ छोटे छोटे हैं, नीट पैराग्राफिंग है। ठीक है, पॉइंट्स बिल्कुल क्लियरली मुझे देख रहे हैं ना, 1, 2, 3 सारे डायमेंशंस जो एक्सप्लोर करने वाला है ये आगे ऐसे में, वो सारे डायमेंशंस मुझे यहाँ दिख गए। तीन ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 हो 4 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो आपका ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल फ्लो में होना चाहिए। उसको, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किए ना, सारे क्राइटेरियाज देखो, ये सारे क्राइटेरियाज इसमें अवेलेबल हैं। देखो, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है हमको, ऑर्गेनाइज फ्लो चल रहा है, आइडिया का कोहेरेंस चल रहा है लॉजिकल फैशन में, राइटिंग लेजिबल है, पैराग्राफिंग नीट है ना, स्पेसिंग अच्छी है, अंडरलाइनिंग है, सबहेड्स हैं। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, स्टार्ट से लेकर क्लैरिटी ऑफ थॉट है, शुरू कहां से किया, है ना, बिल्कुल क्लैरिटी चल रही है थॉट में भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां जब बेसिकली आपने एक बता दिया कि हाँ, मैं आगे वाले सेक्शंस में क्या क्या डिस्कस करूंगा, देन यू स्टार्ट विद द फर्स्ट फर्स्ट डायमेंशन। पहले डायमेंशन में क्या बताने वाले थे, लेट अस अंडरस्टैंड द रूरल इकोनॉमी एंड इट्स प्रॉब्लम। तो पहला डायमेंशन एक्सप्लेन करेंगे, तो यहां पर क्लियरली क्या बता रहा है, रूरल इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, लाइव स्टॉक, स्मॉल रिटेल शॉप्स एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द इनहैबिटेंट्स हैव लो इनकम लेवल। ठीक है, जो भी रूरल एरिया में रहते हैं उनका इनकम लेवल बहुत कम होता है।
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, इज ऑल्सो क्वाइट फ्रीक्वेंट। सो बेसिकली एक रूरल इकोनॉमी का इसने पिक्चर दे दिया कि रूरल इकोनॉमी में है क्या। फार्मिंग होती है, एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग होती है, स्मॉल शॉप्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इनहाबिटेंट्स जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनकी इनकम लो है ना, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल इकोनॉमी हाईलाइट्स द गैप बिटवीन इंडिया एंड भारत। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जो रूरल इकोनॉमी की हमारी समस्याएं हैं, है ना, वो गैप किसके किसके बीच में दिखाती है? इंडिया, इंडिया मतलब अर्बन एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और भारत मतलब रूरल एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये बहुत फेमस डिबेट डिबेट का पॉइंट है अभी, जब भी इंडिया वर्सेस भारत की बात होती है, जनरली दिस इज टॉक्ड अबाउट रूरल वर्सेस अर्बन, ठीक है। सो ही हैज गिवन अ पंच लाइन ऑल्सो। देन ही स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल इकोनॉमी, ठीक है। तो नाउ टू स्पेसिफिकली हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल इकोनॉमी आर लो फार्म आउटपुट, है ना, फार्म के आउटपुट जो होता है, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आउटपुट ज्यादा होगा। लैंड होल्डिंग साइज हमारी क्या है, लाइक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा है, मोर देन 80%। जितनी भी लैंड है उसका 80% अगर आप देखोगे, दे आर कंट्रीब्यूटेड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। फार्मर इनडेप्टनेस मतलब कर्ज में रहते हैं हमेशा। लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गांव में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है ही नहीं अदर देन एग्रीकल्चर, सो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ऊपर बताया था। पुअर कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बहुत पुअर है ना। पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन लेवल। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स है रूरल इकोनॉमी की, वो इसने हाईलाइट कर दिए, ठीक है। हेंस टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2027, देखो दिस इज अ फैक्ट जो सरकार बोल रही है, जो गवर्नमेंट इज टेलिंग दैट विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, नारा दिया है सरकार ने, ही हैड यूज्ड दिस। इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो अब देखो ये क्या है, हमारे लिए कनेक्टर और ट्रांजिशन लाइन है फॉर द नेक्स्ट डायमेंशन, ठीक है। क्या बताया पहले डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हुए कि रूरल इकोनॉमी क्या है, रूरल इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो ना, लाइक ये तो बिल्कुल सबके नॉलेज लेवल पे डिपेंड करेगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है और कैसे आइडियाज को कोहेरेंट वे में लिखना है। तो रूरल इकोनॉमी के बारे में पहला डायमेंशन बताया 1A, ठीक है। 1B इज टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। अब डायमेंशन फिर एक कनेक्टर लाइन दिया कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, इनको सॉल्व करना जरूरी है ताकि हम डेवलप नेशन बन सके 2047 तक, ठीक है। एक एक लाइक जब आप प्रॉब्लम बता रहे हो तो आप लाइक बोलोगे भी कि हमको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी चाहिए। तो ये दिस इज अ लिंक कनेक्टर ट्रांजिशन लाइन, ठीक है। लिंक लाइन कहते हैं, कनेक्टर लाइन कहते हैं, ट्रांजिशन लाइन कहते हैं दो पैराग्राफ के बीच में या दो आइडियाज के बीच में, ठीक है। देन ही सेज नाउ, अब हम लोग वी वुड टॉक अबाउट हाउ इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी, कि अब एग्रीकल्चरल सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। तो ये देखो, यहां देखो सेकंड डायमेंशन इसने यही बताया था ना, वी वुड डिस्कस द मेजर्स फॉर एग्रीकल्चर सिस्टम टू इंप्रूव, ही इज एक्सप्लेनिंग दिस हियर, ठीक है। सेकंड डायमेंशन में भी ही इज टॉकिंग अबाउट, अब सेकंड डायमेंशन में भी बहुत सारे एंगल्स बताएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। तो ही हैज टेकन अ सेक्टोरल अप्रोच कि एग्रीकल्चर का कोई सेक्टर पकड़ लिया, है ना, जो कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चरल सिस्टम को, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो firstly focus should be on improving the agricultural productivity which is below par at as per the global standards. So पहला पॉइंट इसने बोला कि जो हमको एग्रीकल्चरल सिस्टम में बदलाव लाना है ना, वो किस एरिया में फोकस करना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, है ना। दिस कुड बी अचीव्ड बाय, अब प्रॉब्लम तो बता दिया यहाँ, है ना, सेक्टर बता दिया, सेक्टर का प्रॉब्लम बता दिया, ठीक है, कि भाई प्रोडक्टिविटी कम है हमारी। दिस कुड बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बता रहा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करो, ग्रीन ग्रीन सॉरी जीएम क्रॉपिंग, है ना, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, प्रिसिशन फार्मिंग, है ना, माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक्स यूज करेंगे, ठीक है। लैंड कंसोलिडेशन की बात करेंगे, इसने लाइक ही हैज मिस्ड लॉट ऑफ पॉइंट्स बट स्टिल इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड एसे। सो देयर हियर यू कैन गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। We need to heed to the caution of former Prime Minister Manmohan Singh, who said Indian agriculture suffers from technological deficit. तो यहां पर इसने क्या की थी, सारी टेक्नोलॉजीज की बात की थी। तो यहां पर एक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का पुराना कोट है, उन्होंने कहा था कि इंडियन एग्रीकल्चर सफर्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी डिफिसिट। सो ऑब्वियसली अगर हम टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करेंगे ना, जीएम जीएम क्रॉप्स की बात करेंगे, तो हम सीड की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं,
सीड की क्वालिटी बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इरिगेशन अच्छा होगा, माइक्रो इरिगेशन होगा, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो हमारी क्या होगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। और जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, दैट विल ऑल्सो इंप्रूव योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है। सो देर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स विच यू कैन पुट इन द एग्रीकल्चर सिस्टम, है ना, एग्रीकल्चर का सिस्टम है ना, लाइक देर इज अ लॉट ऑफ सिस्टम, लाइक इट्स अ वेरी बिग सिस्टम। सो अगर सिस्टम में हम ये टेक्नोलॉजीज को एम्प्लॉय करें ना, जैसे सरकार ने अभी ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च की थी, है ना, सी इट इज चेंजिंग द सिस्टम, है ना, एग्रीकल्चर के सिस्टम को चेंज कर रहा है वो टेक्नोलॉजी। सिमिलरली देर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ही हैज रिटन अ रेलेवेंट कोड, है ना, विच इज रेलेवेंट टू एग्रीकल्चर एंड द रिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। ये हमारा क्या लिखा इसने, 2A, एक सेक्टर कवर किया, उसका सॉल्यूशन बताया, आगे बढ़े। ठीक है। सेकेंडली, है ना, 2B, अभी चल कहां रहे हैं, देखो डायमेंशन 2 में चल रहे हैं। उसका पहला एग्जांपल दिया या पहला डायमेंशन दिया या एग्जांपल दिया, जो भी कह लो आप। सेकंड बी, सेक्टर सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड कहां, एग्री मार्केटिंग की बात की। ठीक है। एग्री मार्केटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सिस्टम, आर सिग्निफिकेंट इन इंप्रूविंग द सप्लाई चेन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन है, जो किसान है। कंज्यूमर्स कौन है, जो हम है। इसके बीच में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सप्लाई चेन है और सब कुछ एग्री मार्केटिंग। ठीक है। दिस रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन, अगेन प्रॉब्लम बताया और यहां सॉल्यूशन, दिस रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन मॉडर्नाइजेशन, एक्सेट्रा। ठीक है। रिलेटेड टू दिस इज इंटीग्रेटिंग फार्मर विद फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दिया, जो फूड फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, है ना, इस एग्री मार्केटिंग से ही रिलेटेड ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी है, जिसमें हम फार्मर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। इट रिक्वायर्स, लेकिन ये क्या रिक्वायर करेगा, ये जो एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं, एपीएमसी रिफॉर्म, एमएसपी का यूनिवर्सलाइजेशन, एज वेल एज मॉडर्न एग्रीप्रेन्योर एजुकेशन। सो हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, यहां पर एग्रीप्रेन्योर की बात कर रहा है। ठीक है। सो सी द कीवर्ड्स, सी द कंसेप्ट्स एंड सी द लैंग्वेज एंड फ्लो। ठीक है। दिस वुड नॉट ओनली एनहांस फार्मर इनकम बट वुड ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। अब देखो ये सॉल्यूशन मिल रहा है हमको, हर पॉइंट में सॉल्यूशन मिल रहा है कुछ ना कुछ। देखो क्वेश्चन क्या था एससी का, देखो एससी का वापस से क्वेश्चन देखो, थीम पे हमेशा स्टिक रहना है ना। इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी सपोर्ट हो रही है, देखो इसके स्टेटमेंट से या इसके एक्सप्लेनेशन से हमें दिख रहा है। देखो, दिस वुड नॉट ओनली एनहांस फार्मर इनकम, ठीक है, इनकम बढ़ेगा, रूरल इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल, अगेन यूथ विल गेट एम्प्लॉयमेंट, रूरल इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। सो अगेन सी हाउ वी हैव लिंक्ड द एग्रीकल्चर सिस्टम विद द रूरल इकोनॉमी। फिर थर्ड सी में आए, एक और सेक्टर लिया इसने, लाइफ स्टॉक सेक्टर। ठीक है। लाइफ स्टॉक सेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ रूरल इकोनॉमी। ठीक है। नीड्स अर्जेंट अटेंशन एज पर 17 एनएसएसओ डाटा, लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट्स 25 to 30% of agricultural GDP. So he has highlighted the significance of this sector. Clear? It needs to be improved with modern technologies. Again, technologies like artificial insemination, adopting आनंद मॉडल। आनंद जो दूध वाला मॉडल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये मॉडल है ना, लाइक जो आनंद मॉडल है, और जो वर्गीस कुरियन के बारे में हम पढ़ते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन, टू बूस्ट मिल्क इकोनॉमी। सो अगेन मिल्क इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सो हर चीज रिलेटेड है। यू सी इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, यू जस्ट रिकॉल दैट फैक्ट कि ये इंडिया मिल्क प्रोड्यूसर किस नंबर पे वर्ल्ड का। सो दिस विल गिव बूस्ट टू आवर मिल्क इकोनॉमी। दिस वुड हैव स्पेशल इंपैक्ट ऑन इंप्रूविंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरियाज। नाउ सी video call will get disconnected, please join it again and we'll continue with this live talk in the next like starting session। फिर से डिस्कस कर लेंगे लाइफ स्टॉक वाला पार्ट। ओके, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, लाइफ स्टॉक सेक्टर। थर्डली, द लाइफ स्टॉक सेक्टर नीड्स अर्जेंट अटेंशन। ठीक है। रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो लाइफ स्टॉक सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, है ना। सबके पास गाय होती है, भैंस होता है ना, मुर्गे होते हैं ना। व्हेन यू विजिट रूरल एरिया यू विल सी दैट इन एग्रीकल्चर यू हैव मिक्स्ड फार्मिंग, है ना। मिक्स्ड फार्मिंग का कंसेप्ट हमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या है, यू आर प्रोड्यूसिंग सीरियल क्रॉप्स ऑल्सो, है ना, जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, along with that you have a livestock
लाइफ स्टॉक कॉम्पोनेंट ऑल्सो, है ना, इन द फैमिली, लाइक जो भी एग्रीकल्चरल रूरल फैमिली होती है, दे डिपेंड ऑन दिस लाइफ स्टॉक सेक्टर ऑल्सो। सो बेसिकली यहाँ पर फिर इस लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चरल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, नीड्स अर्जेंट अटेंशन। डाटा बताया है ना, 25 to 30% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। इट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, अडॉप्टिंग आनंद मॉडल टू बूस्ट मिल्क इकोनॉमी, वेरी गुड। This would have a special impact on improving female labor force participation rate in rural areas. अब आप देखो, ये कीवर्ड इज अ गेम चेंजर, बिकॉज व्हेन एग्जामिनर विल रीड दिस पर्टिकुलर एफएल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ही विल अंडरस्टैंड कि इस बच्चे को फीमेल, लाइक ही इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट फीमेल्स ऑल्सो, है ना, जो हमारी रूरल वुमेन है उनके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में भी दिस पर्सन नोज, एंड ही नोज कि लाइफ स्टॉक सेक्टर इज मोस्टली सीन बाय वुमेन्स, ठीक है। सो इस चीज को भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर आनंद जैसा मॉडल मिलेगा या आनंद जैसा मॉडल आ जाएगा, तो क्या होगा, जो हमारी महिलाएं हैं, है ना, दे कैन फॉर्म अ स्मॉल कोऑपरेटिव, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो ऑब्वियसली देयर इनकम विल इंक्रीज, है ना, इनकम विल इंक्रीज, देयर डिपेंडेंसी विल रिड्यूस, रूरल इकोनॉमी विल गेट बूस्टेड। सो एक अच्छा एक पैराग्राफ में ही हैज गिवन सब डायमेंशन, है ना। डायमेंशन क्या चल रहा था यहां पर, देखना, डायमेंशन 2 क्या चल रहा है, इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट रूरल इकोनॉमी, दूसरा डायमेंशन ही चल रहा है। इसमें इसने 2A एक एग्जांपल दिया, 2B दूसरा एग्जांपल दिया, ठीक है, 3C दूसरा तीसरा एग्जांपल दिया, सॉरी 2C है ना, करेक्टेड, 3C तीसरा एग्जांपल दिया, एंड देन 4D, ठीक है, या सॉरी 2D मैंने क्यों गलत लिख दिया, 4D चौथा एग्जांपल दिया एक ही डायमेंशन में। मोर ओवर, इफ फ्यूचर इज टू बी सिक्योर्ड फॉर फार्मर्स, है ना, अगर फ्यूचर को सिक्योर करना है फार्मर्स का एंड रूरल पॉपुलेशन का, द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी सीरियसली पुश्ड। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी बात 2017-18 बजट में भी की गई थी, और ये बहुत बड़ी स्कीम चल रही है ना गवर्नमेंट की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सो जो फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, तो बेसिकली यू विल रीड दिस कॉन्सेप्ट इन एग्रीकल्चर। सो जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, दे विल हैव अ कलेक्टिव से, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होगी उनकी ऑन द प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूस एंड द मार्केटिंग पार्ट। सो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना, है ना, या सीरियसली पुश करना इज इंपॉर्टेंट। इट वुड नॉट ओनली इंप्रूव द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स, देखो छोटे फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन है तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, है ना, बट ऑल्सो एनहेंस द मार्केटिंग एक्सेस ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सो क्लियर है, इससे दो फायदा होगा, है ना, प्रॉब्लम भी बता रहे हैं हम और सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, ठीक है। देन ही कम्स टू द, ये हो गया सेकंड डायमेंशन की बात, आपने एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या क्या चेंज लाओगे या वो रूरल इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करेगा। ही हैज टॉक्ड थ्रू 4 एग्जांपल, आप इसमें और भी एग्जांपल्स डाल सकते हो अपने हिसाब से, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उस समय, लेकिन जो आइडियाज हैं वो कितने कोहेरेंट फैशन में, कितने लॉजिकल फैशन में चल रहा है, ये चीज देखना। एग्जामिनर को पढ़ने में मजा भी आ रहा है और स्ट्रेस भी नहीं हो रहा, उसको सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, कीवर्ड्स मिल रहा है, रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं, ठीक है, और अच्छा हो सकता था डेफिनेटली, बट वॉट एवर इज लाइक बेसिक क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड, है ना, ऑफ अ गुड एसे। Last but not the least, the agriculture and rural economy needs to be protected from changing climate change pattern. So this is your थर्ड डायमेंशन, देयर इज एन ऑर्गेनिक लिंक, है ना, लिंक बता रहा है, ऑर्गेनिक लिंक कैसे है। चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न्स, नाउडेज ड्राउट्स एंड फ्लड्स हैव बिकम फ्रीक्वेंट अफेक्टिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वेरी वेरी इजी, सबको समझ में आ रहा है ना, कुछ गलत नहीं है इसमें। इन दिस रिगार्ड सर्टन रिफॉर्म्स मे बी परस्यूड, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कुछ हमारे रिफॉर्म्स हैं जो हम कर सकते हैं ना, एग्रीकल्चरल सिस्टम में रिफॉर्म ला सकते हैं, जैसे फर्स्टली, अब इसमें भी फर्स्टली सेकेंडली, लाइक ही इज गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, है ना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, है ना, वी टॉक अबाउट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, इसको हमको इंकरेज करने की जरूरत है। अब क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज्ड फोकस ऑन मिलेट रेवोल्यूशन, ठीक है, लास्ट ईयर सरकार स्कीम लेके आई थी श्री अन्ना, है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था 2023 को, है ना। सो ही हैज रिटन लाइक लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स, ही माइट बी नोइंग, सो ही हैज यूज्ड दोस थिंग्स। Focus on millet revolution is a step in the right direction for food security. Secondly,
पॉलिसी सपोर्ट इज नेसेसरी, है ना, पॉलिसी सपोर्ट भी जरूरी है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए। तो इसके लिए फिर ये यूज कर रहा है कि इसको MS स्वामीनाथन ऑब्जर्व दैट टू प्लैंक्स ऑफ इंडियाज फेमीन अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी आर अश्योर्ड मार्केट एंड अश्योर्ड प्राइस। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन का एक स्टेटमेंट है या उनका कुछ आइडिया है, ही हैज यूज्ड दैट एंड सेड दैट कि जो इंडिया का फेमाइन अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी, फेमाइन मतलब क्या होता है, भूखमरी टाइप का, है ना, लाइक इफ यू हैव टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग, आपको दो चीज इंश्योर करना पड़ेगा, अश्योर्ड मार्केट, है ना, मार्केट, अब फार्मर तो प्रोड्यूस बना रहा है, लेट से प्याज उगा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि प्याज को फेंकते भी हैं वो, है ना, सड़कों पे, नागपुर की सड़कों पे। दूध को हम देखते हैं कि वो बहाते भी हैं, है ना, क्योंकि मार्केट नहीं है, प्राइस नहीं है ना, अश्योर्ड प्राइस नहीं है। सो बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, अश्योर्ड मार्केट भी होना चाहिए और अश्योर्ड प्राइस भी होना चाहिए। हेंस बिसाइड्स द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स, है ना, जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं, उसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, वी नीड इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ MSP। ठीक है, तो अश्योर्ड प्राइस हमको कहां से मिलेगा, MSP से, है ना। अश्योर्ड मार्केट कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में रिफॉर्म्स लाएंगे। मार्केटिंग में रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे, ऊपर हमने बताया, FPO है, ठीक है, ENAM है, ठीक है, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उससे हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में रिफॉर्म लाएंगे, सिस्टमिक रिफॉर्म है, ठीक है, टू ऑल द फार्मर्स इन द कंट्री। अब कंक्लूजन इसका थोड़ा सा छोटा है ना, इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट लॉन्गर। तो यहां पर बेसिकली ही हैज शोन ऑल द थ्री डायमेंशंस जो उसने इंट्रोडक्शन के बाद वाले पैराग्राफ में बताया था। ही हैज गिवन एग्जांपल्स, कीवर्ड्स, फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड ही हैज मूव्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंशियल मैनर, लॉजिकल मैनर, एंड ही हैज एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द एसे व्हिच ही हैज सेड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना, कि मैं ये चीजें बताऊंगा आगे चल के। ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑल दोस थिंग्स। नाउ ही इज कंक्लूडिंग एंड सेइंग एग्रीकल्चर इज द लिंचपिन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। आप देखो, सी द कीवर्ड यूज, एग्रीकल्चर क्या है, लिंचपिन है रूरल इकोनॉमी का, है ना। सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी इटसेल्फ। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना इंडिस्पेंसिबल है, आप उससे बच नहीं सकते हो ना, टू सपोर्ट, इंडिस्पेंसिबल फॉर रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ। तो इंडियन इकोनॉमी को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, या एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में बदलाव लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ऑल द स्टेक होल्डर्स, फार्मर, स्टेट, रिसर्चर्स नीड टू कोलैबोरेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशनल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। कितना अच्छा सजेशन है ना, कि सारे स्टेक होल्डर्स को, जो कि फार्मर्स हैं, जो स्टेट है, स्टेट मतलब सरकार है, जो रिसर्चर्स है ना, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबको एक साथ कोलैबोरेट करके क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जनरेशनल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को लाना पड़ेगा, है ना। दिस वुड नॉट ओनली अपलिफ्ट द रूरल इकोनॉमी बट वुड ऑल्सो ब्रिज द गैप बिटवीन इंडिया एंड भारत। अब आप देखो, इजंट इट पावरफुल कंक्लूजन लाइन, कि ऐसा करने से क्या होगा, रूरल इकोनॉमी तो अपलिफ्ट होगी होगी, साथ में जो गैप है इंडिया और भारत का, वो भी क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। जो इंडिया और भारत का आर्ग्यूमेंट यहां पर इसने यूज किया था, देखो, है ना, हाईलाइट्स द गैप बिटवीन इंडिया एंड भारत। अभी यहां बताया कि ये गैप है, द प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी हाईलाइट्स द गैप, प्रॉब्लम के कारण क्या है, गैप है। इसके बाद इसने क्या किया, सारे डायमेंशंस के थ्रू सॉल्यूशन की बात की, एंड देन एट द एंड ही सेइंग कि हाँ, अगर हम ऐसा कर लेते हैं, या अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, रूरल इकोनॉमी को तो अपलिफ्ट करेंगे ही एग्रीकल्चर के थ्रू, बट हमारा जो गैप है इंडिया और भारत के बीच में, वी विल ट्राई टू ब्रिज दैट, है ना। तो रूरल और अर्बन इकोनॉमी में एक समानता लाने की भी कोशिश करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर improvement in the agricultural system. So this was all from this particular essay, है ना। I'll share this particular essay, ये PDF मैं वापस से शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग जो भी मेंटरशिप में हो, लाइक यू ऑल गो थ्रू, रीड दिस पर्टिकुलर essay 3 to 4 टाइम्स, जैसे समझाया है आप वैसे ट्राई करना, एक बार वापस से रीड करके थोड़ा सा इंटरलिंक करने की कोशिश करना अपने नॉलेज सिस्टम से, है ना। लेट अस सी कि कैसे कैसे लिखा गया है ना। यू ट्राई टू एक्सप्लोर दिस ऑन योर ओन ऑल्सो, है ना, यू ट्राई टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन। आपके पास और आइडियाज आ रहे हैं तो आप अपने आइडियाज को भी ब्रेनस्टॉर्म करके एक पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। सो यू ट्राई टू डू दिस थिंग एज अ होमवर्क, यू रीड दिस पर्टिकुलर ऐसे अगेन, है ना। लाइक आई विल बी गिविंग यू फ्यू ऐसेज, ऐसे हम लोग डिस्कशन करेंगे, हर 2-3 दिन में एक ऐसे को डिस्कस करेंगे।
अभी हमने बहुत सिंपल सा ऐसे लिया है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एसेज भी हैं, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको पर्टिकुलर, बट दे लुक गुड ऑन द रीडिंग पार्ट। अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, सो आई नीड कि यू मस्ट फॉलो सम स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर करने से हमको क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं, अदरवाइज यू विल थिंक कि ये रैंडमली कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अभी मैं दिखा भी दूंगा आप कहोगे तो कॉम्प्लिकेटेड ऐसे का, बट फॉर द इंट्रोडक्शन थिंग, है ना, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं या जो लोग आंसर राइटिंग अभी थोड़ा बहुत करना चाह रहे हैं, दे कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरिंग थिंग, है ना। इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन फ्रेम किया, ठीक है, जनरेशन डायमेंशंस जनरेट किए, डायमेंशंस के अंदर पॉइंट्स जनरेट किए, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग इन अ सीक्वेंस, यू स्टार्ट राइटिंग इन अ सीक्वेंस, एंड देन यू एंड विद अ कंक्लूजन। सिंपल सा फॉर्मेट है ना। सो आई गेस दिस इज वेरी क्लियर, टॉपिक भी इजी है, यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। अब इसके बाद, ठीक है, एक दो चीजें और देख लेते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। ये तो मैंने बता ही दिया था, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, डिफाइनिंग द कीवर्ड्स। अब इस पर्टिकुलर ऐसे में कैन वी यूज करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन? जो लोग ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। कोटेशन बेस्ड मैंने दिखाई दिया, ठीक है। रिपोर्ट और फैक्ट बेस्ड, है ना, लेट्स से यू हैव सम रिपोर्ट, सम डाटा ऑन एग्रीकल्चर, एक बार उसको भी यूज करके ट्राई करना आप इंट्रोडक्शन लिखने का, ठीक है। एक एनेक्डोट लिख के भी ट्राई करना आप इंट्रोडक्शन का, ठीक है। एनेक्डोट कैसे लिख सकते हैं कि आपको इंसिडेंट के बारे में बता दो, है ना, कि एग्रीकल्चरल सिस्टम और अपना रूरल इकोनॉमी कैसे लिंक्ड है। लेट्स से हम कोई भी एग्जांपल ले लो, कहीं पे ड्राउट हुआ हो, कहीं पे फ्लड आया हो, है ना, और वहां का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो टूट गया, है ना, एंड द रूरल इकोनॉमी सफर्ड। आप ऐसा कोई इंट्रोडक्शन बना सकते हो, है ना। हमेशा न्यूज़पेपर में देयर कम्स लॉट ऑफ आर्टिकल्स, अगर आप न्यूज़पेपर को ढंग से फॉलो करोगे, या आप योजना मैगजीन की समरी भी मैं आपको दे दूंगा पहले पेज वाली, इट्स देयर विद मी, आई हैव टू सर्च दैट, आई सेंड इट दैट। तो आपको बहुत सारे एनेक्डोट स्टोरीज मिल जाएंगी जहां आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल सिस्टम इज लिंक्ड विद योर रूरल इकोनॉमी। सो अगेन दिस कैन बी डन। एनेक्डोट का ही एक पार्ट होता है नरेशन, है ना। नरेशन मतलब कि आप एक स्टोरी फॉर्मेट में लेके जा रहे हो, है ना, यू आर स्टार्टिंग इन अ स्टोरी फॉर्मेट, एंड देन यू आर बिल्डिंग योर एसे एंड पुटिंग योर पॉइंट्स। तो नरेशन अभी अवॉइड करेंगे, नरेशन का आई शो यू सम अदर एग्जांपल ना, आई शो यू सम अदर एग्जांपल फॉर नरेशन पार्ट। फिलहाल इस पर्टिकुलर एसे में या जो भी होमवर्क दिया है मैंने, उसमें दिस 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 एंड दिस दीज ऑल कैन बी यूज्ड, है ना। आप लोग सब इस पे एक बार अपना दिमाग लगाना, है ना, ट्राई टू राइट इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। डायमेंशंस जनरली हम लोग कैसे जनरेट करते हैं ना, लाइक जीएस का अप्रोच यूज करेंगे, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, साइंस एंड टेक का एंगल यूज करेंगे। अब देख लो यहाँ पर साइंस एंड टेक का यूज है, इन्वायरमेंट का यूज है, इकोनॉमी तो है ही है, ठीक है। पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, लीगल भी है ही है ना, कि अगर एमएसपी की बात कर रहे हैं, है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम में आप पॉलिटिकल विल की भी बात कर सकते थे कि सरकार पॉलिटिकल विल नहीं ले पा रही है, अगर हमको एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना है ना, जो अभी आज की डिमांड है कि हमको एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना है, तो सरकार डिसीजन नहीं ले पाती ना, दैट्स अ पॉलिटिकल विल इशू। तो यू कैन टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। हिस्टोरिकल आप बता सकते हो कि हाँ, पंजाब में, बिहार में क्या इशू है ना, वैसे वैसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ले सकते हो। इट इंक्लूड्स ज्योग्राफिकल ऑल्सो, सोशल वाली बात होगी, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महिलाएं हैं, ठीक है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम है लाइक एग्री प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, एक डायमेंशन जनरेट करने का एक ये भी अप्रोच हो सकता है। स्टेक होल्डर का अप्रोच मैंने बताया कि भाई एग्रीकल्चरल रूरल इकोनॉमी के स्टेक होल्डर कौन है, फार्मर है, उनके बच्चे हैं, है ना, वुमेन्स हैं, ठीक है, सरकार है, हम हैं एज ए सिटीजन, हमको खाना कहाँ से मिलेगा, फूड सिक्योरिटी का इशू होगा तो स्टेक होल्डर तो हम भी हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी एन अनदर अप्रोच। क्रोनोलॉजी की अप्रोच हो सकती है, एक साइक्लिक अप्रोच हो सकती है। साइक्लिक अप्रोच क्या होगी, क्रोनोलॉजी तो जनरली हम हिस्ट्री में यूज करेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे में यूज करेंगे, बट साइक्लिक अप्रोच क्या हो सकती है, इनपुट के बारे में बताएं, इनपुट के सारे कंपोनेंट्स, लैंड, सीड, है ना, इरिगेशन, वाटर, ये जो भी हम एनसीईआरटी में बेसिक चीज पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट जो फार्मिंग में रिक्वायर्ड होती है, एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, वी कैन डील विद दैट इन अ साइक्लिक अप्रोच, की साइक्लिक अप्रोच में वी कैन मूव। सो दीज आर बेसिकली अप्रोचेस टू ब्रेनस्टॉर्म द डायमेंशंस। So I want all of you to like use these two particular topics, है ना। ये दो टॉपिक्स
होमवर्क के लिए दिए हैं, है ना, री इन्वेंटिंग इंडियन एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर। बहुत सिमिलर साउंडिंग टॉपिक है, सेम चीज हमको यहाँ करना है। खुद से इंट्रोडक्शन को ब्रेनस्टॉर्म करना है, डायमेंशंस को ब्रेनस्टॉर्म करना है, कंक्लूजन के बारे में थोड़ा बहुत भी लिखना है या ब्रेनस्टॉर्म करना है, जो भी आपको करना है। ये चीज एक होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क क्या है, एग्रीकल्चर इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी। सो ये दो पर्टिकुलर टॉपिक्स आर देयर फॉर योर होमवर्क एज एन असाइनमेंट। आई थिंक टुडे इज व्हाट, ट्यूसडे। सो आई गेस 3 से 4 दिन में सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए ये। तो प्लीज ट्राई टू सबमिट, है ना। सबमिट कैसे करना है, submit the scanned copy in at the mail id educate.bharat21@gmail.com। so by Saturday evening आप लोग सब इसको सबमिट कर देंगे, है ना, ताकि वी विल हैव डिटेल डिस्कशन। एक सेशन वापस से रखेंगे, वहां पर लाइक इंटरेक्टिव सेशन होगा, एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी वंस आंसर एंड व्हाई दे हैव थॉट दैट। we will discuss those things in detail, and then you can start writing the essay, then you can start writing। और जिनको लिखना है, जिनका ऑलरेडी लाइक पहले से दे नो थिंग्स, दे कैन स्टार्ट राइटिंग दिस एसे ना, दे कैन राइट द एसे एंड दे कैन सबमिट इट टू मी, है ना। देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर एसे विद देम। so we'll see all of these in the like upcoming session on maybe Sunday or Monday। so by Saturday evening आपको ये सारे assignments complete करके you have to submit it at the mail id। this so this was all from this particular session, ठीक है। thank you everyone।